ഡോക്ടർ ആർസു തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമായ മാതൃകാധ്യാപകൻ, ഗവേഷകൻ, വിവർത്തകൻ, ഭാഷാസ്നേഹി, ഗാന്ധിയൻ. ഡോക്ടർ ആർസു എന്ന ആർ സുരേന്ദ്രൻ ഉദാത്ത ചിന്തകളാൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കുന്നു. ഒരു തെളിനീർ അരുവി പോലെ അതിന്റെ കുളിർമയാർന്ന പ്രവാഹത്തിലേക്ക് ശിഷ്യരെയും ഭാഷാസ്നേഹികളെയും ആനയിക്കുന്നു. 1950 ജൂലൈ 15 കോഴിക്കോട്ടെ ചേരമ്പലത്താണ് ജനനം. 3-ാം മാസം പിതാവ് നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് അനാഥാലയത്തിലായി. 10ാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ. ഏകാകിയുടെ ആത്മനൊമ്പരങ്ങളാൽ ഉലയുമ്പോഴും ആ കുട്ടി മഹത്തായ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു. ജീവിതമെന്ന വലിയ പാതയിൽ ചെറിയ പാദങ്ങളുമായി തീരാത്ത യാത്ര. കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി തുടക്കം. 70ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവ്. പരിഭാഷകൾ, താരതമ്യ പഠനം, ജീവചരിത്രം, നിരൂപണം, അഭിമുഖം, വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവർത്തന രത്ന പുരസ്കാരം, MN സത്യാർത്ഥി പുരസ്കാരം, ഗാന്ധി ചെയർ അവാർഡ്, സെൻട്രൽ ഹിന്ദി ഡയറക്ടറേറ്റ്, സെൻട്രൽ ഹിന്ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ, അംഗീകാരമുദ്രകൾ അനവധി. രാജ്യത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലും ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ സർവകലാശാലകളിലും പ്രഭാഷണ പരമ്പര. ഡോക്ടർ ആർസുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ്. കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി വകുപ്പ് മേധാവിയായി വിരമിച്ച ഡോക്ടർ ആർസു കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗാന്ധി ചെയർ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗാന്ധിയനായ ഡോക്ടർ ആർസുവിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ വചനം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാം: വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ്. ആ കർമ്മോത്സുകത താൻ പഠിപ്പിച്ചതും പഠിച്ചതുമായ കോഴിക്കോട് ആർട്സ് കോളേജിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴും കണ്ടു. ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക്. शुरू में आपकी हाजिरी नोट करके आगे के कार्यक्रमों की ओर हम कदम उठाएंगे. श्री वेलायुधन KP प्रेजेंट, प्रमोद कव्वपुरत प्रेजेंट, ഷീന ഈപ്പൻ, ലതിക, പ്രേമവല്ലി, സഫിയ, बैजूनाथ एब्सेंट, मिनी ई, प्रिया. अभी हम क्लास शुरू करेंगे. क्लास का आज का जो भाग है, जो अध्याय है, वो है छायावाद. छायावाद 100 साल पूरा होने के बाद हम आज उसकी क्या दशा और क्या दिशा है, इस पर कुछ छंद विचार आपसे आपके सामने विद्यार्थियों के सामने पेश करना चाहूँगा. छायावाद असल में एक आयोजित काव्य आंदोलन नहीं था. प्रगतिवाद एक आयोजित था. एक सम्मेलन हुआ था, एक प्रस्ताव हुआ था, सम्मेलन हुआ था. उसी के आधार पर ही उसमें प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ था. लेकिन छायावाद में इस प्रकार का कोई प्लानिंग या कोई किसी प्रकार का आयोजित कदम नहीं था, कार्यक्रम नहीं था. उसमें पूर्व निर्धारित योजना नहीं है. छायावाद का एक दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो उसको स्वच्छंदतावाद कह सकते हैं. और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अंग्रेज़ी का जो रोमांटिसिज्म है उसी का भारतीय संस्करण है या हिंदी संस्करण है. लेकिन पाश्चात्य लोगों ने शेलिशेव, जिन्होंने रूस में रहकर उधर के छात्रों को पढ़ाया है, उन्होंने बताया है कि छायावाद उधर के लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में अध्यापक थे. उनका ये निर्णय है, उनका ये निष्कर्ष है कि छायावाद असल में भारत की मिट्टी की चीज़ है, हिंदी की मिट्टी की चीज़ है. लेकिन हम लोग इधर अध्यापन के अवसर पर या टीचिंग के अवसर पर कहते हैं कि पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का
भारतीय संस्करण है, हिंदी संस्करण है। तो इस धारणा को पाश्चात्य लोग अगर नहीं मानेंगे, वो लोग हिंदी साहित्य मनोयोग पूर्वक पढ़ते हैं, इसलिए उनकी ये सोच है, उनकी ये राय है कि ये भारत की मिट्टी की चीज़ है, विशेषकर हिंदी की मिट्टी की चीज़ है। तो छायावाद के संबंध में कुछ प्रश्न आपसे पूछने के बाद उनका क्या बताते हैं कि आपके जो राय है या आपका जो उत्तर है उसको सुनने के बाद हम ये आगे बढ़ेंगे। एक तो छायावाद से जुड़े हुए कवि कौन कौन हैं? छायावाद किसी एक छात्र की ओर से मैं एक उत्तर मिलना चाहूँगा। इनको हिंदी में एक एब्रीवेशन के रूप में प्रसुमन कहते हैं। प्रा फॉर प्रसाद, सु फॉर सुमित्रानंदन पंत, मा फॉर महादेवी और नी फॉर प्रसुमन, न्या फॉर निराला। छायावाद शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था? छायावाद शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था? रूढ़ अर्थ में। हाँ, एक दूसरा भी ठीक है। एक मुकुटधर पांडे ने एक ये किया था। हाँ, फिर ठीक है, आपको परेशान नहीं करना चाहिए। मुकुटधर पांडे ने ही पहली बार किया था, इसलिए पहली बार का श्रेय उनको मिल जाता है। श्री शारदा नामक पत्रिका में एक दूसरा लेख आया था, तो उसमें फिर आलोचना में उस समय की एक पत्रिका बैजनाथ को अटेंडेंस देते समय एब्सेंट, हाँ बैजनाथ को प्रसन्न मार कर लेता। फिर हम ये मुकुटधर पांडे को हम उस ढंग से पहला कहते समय 2-3 लोगों को नहीं जोड़ सकेंगे। तो उसमें छायावादी कवियों में छायावाद के पूर्ववर्ती कविता के या काव्य प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक सोच इन कवियों में हुई थी। उसको क्या कहते हैं? किसके विरुद्ध, किसके विरोध में ये हुआ था? ये स्थूल के विरुद्ध नहीं, द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध, इतिवृत्तात्मकता के विरोध में इस शब्द का प्रयोग हुआ था। छाया शब्द का अर्थ कुछ लोगों ने अनुकरण कहा है, लेकिन छायावादी कवियों ने उसको अनुकरण नहीं माना है। प्रसाद ने विशेषकर अपने काव्य कला तथा अन्य निबंध, उसमें उन्होंने एक मार्के की बात कही है। ये है कि छाया शब्द का हमारे शब्दकोश में छाया का अर्थ मोती है, शोभा है, आभा है। तो जो लोग बाहर खड़े हैं वो लोग बताते हैं कि छाया का अर्थ परछाई है, शैडो है। लेकिन जो उस कविता की विधा को पुष्ट करने में संलग्न है, उसमें इन्वॉल्व है, उनकी ये सोच है कि छाया का अर्थ परछाई नहीं है, छाया का अर्थ मोती है, आभा है, शोभा है। फिर छायावाद में हम एक ये भी देखते हैं कि दूसरे ये उस इतिवृत्तात्मकता के खिलाफ उनकी जो सोच हुई थी, उस के खिलाफ एक जो नई सोच या एक नई भावना ये भी आई हुई थी कि ये जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने उसके लिए नगेंद्र ने उसको एक परिभाषा दी है, लेकिन उस परिभाषा का मकसद क्या है? कुछ बहुत परिभाषा क्या है? छायावाद के संबंध में, छायावाद के संबंध में एक परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने दी थी। छायावाद के बारे में नगेंद्र की वो परिभाषा बहुत स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। मैंने अपने कई क्लासों में ये लोग हमारे बहुत सारे छात्र ये बताते हैं, ये परिभाषा देते हैं, लेकिन स्थूल का क्या उधर स्थूल के संबंध में और सूक्ष्म के बारे में उसमें उनका क्या अर्थ रहा है। एक बार मुझे डॉक्टर नगेंद्र से
मिलने की नौबत मिली थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के उनके एक कार्यक्रम में मैंने ये नहीं पूछा, लेकिन उनको देखना ही एक हमारा जन्म इतना धन्य है, कृतार्थ है, ये ऐसा सोचने का अवसर मिला। तो नगेंद्र ने जो बताया है वो बाह्य तौर पर जो विवरण दिए जाते हैं उसी को हम स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ आंतरिक संवेदनाओं को जगाना, जो अनटचड है उसी को छूना। बाह्य मैथिली शरण का एक है ना, मैंने कई के संदर्भ में मैंने गात्र मात्र ही देखा, परमार्थ न देखा। तो गात्र को देखना और परमार्थ को न देखना, तो नगेंद्र जी के उस विषय के संबंध में उनकी जो धारणा है वो इस प्रकार थी। छायावादी कविता की कुछ मूलभूत विशेषताएं आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसकी पुष्टि में आगे बताऊंगा। छायावाद की मुख्य विशेषताएं, एक मानवीकरण, एक मानवीकरण, दूसरा जी प्रकृति में चेतना का आरोप, ये दोनों में एक ही है। फिर एक कल्पना, फिर रहस्यवाद, फिर और कोई विशेषता है, और कोई प्रवृत्तियां छायावाद की? हाँ, एक जागरण का संदेश स्वर उसमें मिलता है। तो इन्हीं को केंद्र में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले मानवीकरण, ये यूरोपीय साहित्य में जो पर्सोनिफिकेशन है उसी के पर्यायवाची शब्द के रूप में मानवीकरण आया है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि सर्वात्मवाद, हर चीज़ में आत्मा है, ये हमें इन पाश्चात्य लोगों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वात्मवाद की जो चेतना है, सर्वात्मवाद की जो सोच है, भारत में युगों के पहले ही पनप उड़ी थी। इसलिए उधर उनके पर्सोनिफिकेशन के स्थान पर हम मानवीकरण को अगर जोड़ देंगे तो ये गलत होगा। लेकिन उसमें जो आंतरिक अर्थ है, प्रकृति में प्रकृति सत्य से आगे बढ़कर जीवन सत्य की ओर अग्रसर होना, ये छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है। आज हम देखते हैं कि परवर्ती काल में जो आ गया है ना, हर आदमी मेरे सामने एक जोड़ी जूता है। तो इसमें क्या होता है, एक को मनुष्य को पदार्थ बनाने की चीज़ है। उन्होंने पदार्थ में चेतना देखने की एक सोच हमें दी थी। एक मानवीकरण और इसका हो गया। फिर दूसरा क्या बताया था? रहस्यवाद किसी ने बताया? रहस्यवाद की एक विशेषता यही है कि रहस्यवाद हम इसके पहले कहाँ हम सुनने का मौका हमें मिला था? मध्यकालीन साहित्य में। मध्यकालीन साहित्य और छायावादी साहित्य में, छायावादी काव्य में जो रहस्यवाद है उनमें क्या एक ही है या अलग अलग है? मध्यकालीन रहस्यवाद जैसे कि कबीर जायसी वगैरह वगैरह, और उसके बाद छायावादी कवियों में भी रहस्यवाद है। उस रहस्यवाद को में क्या अंदर है, समान है, वो अलग अलग है, अलग अलग है। किस मायने में? ठीक है, ज़्यादा प्रकृति के रहस्यों की ओर या प्रकृति की उसके लिए सत्ता की उसमें एक अलग से एक शब्द है। उन कवियों के जो मध्यकालीन कवियों का जो रहस्यवाद है उसको साधना मूलक रहस्यवाद कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसी को साधना मूलक रहस्यवाद है। और इसका अभी प्रमोद ने जिक्र किया था, ये जीवात्मा और परमात्मा का नहीं है। जिज्ञासा मूलक रहस्यवाद। न जाने नक्षत्रों से मुझको निमंत्रण देता कौन, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। ये पूछते समय हमें लगता है कि कबीर जल में कुंभ, कुंभ में जल, ये वाला जो रहस्यवाद है उससे
इसका ज़मीन आसमान का अंदर है। तो इसमें पाश्चात्य उसमें जो मिस्टिसिज्म है, पाश्चात्य लोग उसके लिए प्रकृति में चेतना को देखना, ये जो प्रवृत्ति है उसको पैनेथिज्म कहते हैं। वर्ड्सवर्थ की कविताओं में पैनेथिज्म वगैरह वगैरह है। तो ये एक रहस्यवाद हो गया और फिर क्या छूट गया? हाँ, छायावादी कवियों में भावना उनकी संपत्ति है, प्रमुख संपत्ति है। भावना जहाँ नहीं है वहाँ कविता कमज़ोर हो जाएगी और कविता आस्वाद्य नहीं बन जाएगी। भावना के आसमान में उड़ने वाले कवि के रूप में कुछ लोगों ने उसको दोषारोपण के बारे में बताया था। लेकिन जहाँ भावना नहीं है वहाँ सही कविता नहीं है। केवल यथार्थ को चित्रित करना पत्रकारिता का कार्यक्षेत्र है। पत्रकारिता का कार्यक्षेत्र इस ढंग से है कि उसमें ये यथार्थ को उसी ढंग से चित्रित कर देते हैं। तो इधर हम जागरण का अवसर, इसके काल सीमा को अगर देख लिया जाए तो पता चलेगा कि दो विश्व युद्धों के बीच के अंतराल की कविता छायावाद है। 1918 सामान्य तौर पर इतिहास ये बताता है 1918 से 1936 का जो युग है उसी को हम कहते हैं। तो इतिहास की दृष्टि से वो दो विश्व युद्धों के बीच का अंतराल है। तो उधर लोग बहुत निराश बन गए थे, हताश बन गए थे, आत्मा क्या अंतर्मुखी बन गए थे। इस प्रकार की कुछ भावनाएं हम उसमें ये देख लेते हैं। इसमें कुछ लोग ये बताते हैं कि ये पलायनवादी कवि है। पलायनवादी कवि जीवन के यथार्थ को नकारना, ये जो सोच है उसी को पलायनवाद कहते हैं। लेकिन छायावाद में ऐसे कुछ भावना, ऐसे कुछ मिसालें मिल जाती है। लेकिन छायावाद में अगर हम गहराई में विस्तार में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जागरण के भी मिल जाएंगी। पलायनवाद कहने का आधार क्या है? की पंक्ति है। हाँ, कौन सी पंक्ति? ले चल मुझे भुलावा देगा। हाँ, मेरे नाम। वो उसके जो भावना है, आसमान और सागर एक प्रसंग में आकर ये दोनों कुछ अपना सीक्रेट बोलना चाहते हैं। आसमान नीचे आकर समुद्र से कुछ रहस्य की बातें, कुछ सीक्रेट, ये कुछ गोपनीय बात ये बता, ये गोपनीय बात जहाँ चल रही है उस ओर में मुझे ले चलना। ये पलायनवाद की बुनियाद है। इस प्रकार कहकर बहुत सारे आलोचकों ने उसकी इतनी तीखी आलोचना की थी। लेकिन असल में एक महादेवी से इलाहाबाद में एक बार मिलने का मुझे मौका मिला था। तो महादेवी से कुछ लोगों ने ये पूछा कि आपकी कविता में दुख है, निराशा है, करुणा है, और एक प्रकार से आप उसमें एक कविता दूसरे कविता के भाव की दृष्टि से तालमेल नहीं रखती है। तो महादेवी ने उनसे ये प्रश्न मेरा नहीं था, मुझे उस समय उनसे पूछने का कोई क्या धैर्य नहीं था। वो इन्होंने पूछ लिया, इलाहाबाद के एक शोध छात्र है। तो महादेवी वर्मा ने यह बताया कि एक निमिष की कविता दूसरे निमिष की कविता से अनिवार्य रूप से कोई तालमेल रखे या न रखे, ये कवि की मानसिकता पर निर्भर है। हमेशा हंसते हंसते कविता लिखना, हमेशा रोते रोते कविता लिखना, हमेशा नाराज़ होकर कविता लिखना, ये कोई भी एक भी कवि नहीं कर सके। तो ये जागरण वाली बात है। जागरण का संदेश हमें पहली बार प्रकट रूप में जो ये बात मिल जाती है, एक उसमें जागो फिर एक बार, दो कविताएं है ना, जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में सियार। हम भारत के जो पूर्वज है, हमारी जो पूर्व पीढ़ी के जो लोग हैं, वे इतने धैर्यशाली थे। आज पीढ़ियाँ जब बदल जाती हैं,
हम वहाँ बेवकूफ़ जाकर उधर बैठते हैं, डरपोक वहाँ बैठते हैं, शेरों की मांद में सियार। जागो फिर एक बार, अराइज अवेक टिल द गोल इज रीच्ड। ये विवेकानंद का जो संदेश है उसी का भावानुवाद में इन्होंने किया है, निराला ने। महादेवी ने एक दूसरी कविता में जाग तुझको दूर जाना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो मशहूर कविता थी उसकी कुछ पंक्तियाँ जवाहरलाल नेहरू इतनी कुछ पंक्तियाँ वे पसंद करते थे। उसमें ये जाग तुझको दूर जाना, इसी का रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पंक्तियाँ हैं क्या हैं, उसके पहले वुड्स आर लवली डीप एंड डार्क, woods are lovely deep and dark, I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। ये जागरण का है। जाग तुझको दूर जाना कहते समय जागरण का ये संदेश भी उसमें अनायास ढंग से। तो जागरण का एक संदेश उसी में ये मिल जाता है। फिर कौन सी प्रवृत्ति बताई थी? हाँ, राइट। भाव, विचार, कल्पना और भाषा। भाव के स्तर पर, भावना के स्तर पर, भाषा के स्तर पर छायावाद के सारे कवि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर्स नहीं थे। प्रगतिवाद में हम देखते हैं कि हर कवि की काव्य भाषा, काव्य का इतिवृत्त, काव्य का सब्जेक्ट लगभग समान है। जबकि छायावादी कविताओं में एक कवि दूसरे के उनसे कंसल्ट करके इस विषय पर हम कविता लिखेंगे, इस भाषा में कविता लिखेंगे। तो छायावादी कवि शब्द के शिल्पी थे। जब शब्दों का कौन हो तुम वसंत के दूत, ये कहते समय प्रसाद का पात्र, कौन हो तुम वसंत के दूत। छायावादी कवियों के लिए अपना एक शब्दकोश था। मधु को अधिकांश स्तर पर इन्होंने वसंत के रूप में ले लिया। और इतना ही नहीं, भावना के स्तर पर पंत की एक कविता है, एक नौका विहार। नौका में एक नौका विहार का प्रसंग है। उसमें जो आदमी बैठा हुआ है उसमें ये देखते हैं कि हमारे भारतीय संदर्भ में, भारतीय चिंतन के जो उसके जो शिल्पी है या उसके आधार सूत्र जिन्होंने बनाया था, भवसागर नामक एक सोच हमारे सामने रखी है। भवसागर पार करने का अर्थ है कभी भी संभव नहीं होगा। भवसागर पार करना कभी भी संभव न होने का एक विचार हमारे सामने है। नौका विहार में कभी सोचते हैं कि एक नौका में विहार करते समय हम मज़ा उड़ाएंगे, मज़ा उड़ाते हुए उसके पूरे रस के साथ हम दूसरे उस पर पहुंच जाएंगे। मृदु मंद मंद मंद, ये कहते समय काव्य भाषा को उन्होंने एक ऊर्जा दी थी। काव्य भाषा को उन्होंने चमक दमक दी थी। सीताकांत महापात्र की एक राय है, एक आदमी अपने खेत में, एक किसान है, एक किसान अपने खेत में काम करता है, कुदाली है, फावड़ा वगैरह है। तो उधर उनका ड्रेस अलग होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के घर जाता है तो उसी वस्त्र के साथ वही वस्त्र पहनकर नहीं जाएगा। इसी प्रकार काव्य भाषा और जन भाषा में कविता लिखना बाद में एक दूसरे बहुचर्चित एक प्रवृत्ति बन गई थी। लेकिन जहाँ काव्य में, छायावादी कविता में मैटर से भी बढ़कर मैनर, कंटेंट की तुलना में स्टाइल, मैं शैली अपनाई, ये कहते समय हम सोचेंगे कि ये इस प्रकार कहने की क्या ज़रूरत है। निराला के और एक कविता में वो जूही की कली है ना, जूही को हमने देखा है, कली को हमने देखा है, लेकिन
वो पंक्तियाँ हमारे मन को एक प्रकार से आंदोलित कर देती है, हमें सौंदर्य के तीर्थयात्री बनाते हैं। छायावादी कवि स्वयं सौंदर्य के तीर्थयात्री है और वे चाहते हैं कि अपने पाठकों को भी सौंदर्य के तीर्थयात्री बनावे। इस दृष्टि से उनकी काव्य भाषा में बहुत ही चमक दमक थी, उनकी वे जौहरी थे, शब्दों के जौहरी थे। छायावाद का युग समाप्त हो गया है, लेकिन छायावाद ने जो चेतना जगाई थी वो समाप्त हो गई है या नहीं, ये आप तय कर सके। मेरे ख्याल से बीच में जो भी वाद आए थे, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, फिर न जाने और न कितने कितने नामों से जो कविताएँ आई थी, उन सब में वाद की दृष्टि से हम उस पर वो लेबल आज अप्रासंगिक है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें जो दीप्ति है, छायावादी कविता ध्वन्यात्मक है, सपाट बयानी नहीं है। आजकल अधिकांश कविताएँ सपाट बयानी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ग्लास और लेंस में अंतर है। आज बहुत सारी कविताएँ ग्लास की कविताएँ हैं, लेंस की कविताएँ नहीं हैं। बैजनाथ ഈ ഛായാവാദി കവികൾക്ക് ഊർജമില്ല है फ्रॉम उपनिषद वेद, जस्ट लाइक उपनिषद श्लोक अणोरणीयान महिदो महीयान आत्मा गुहायान निषिदोस्य जिद्दु। ये है मानवीकरण या रहस्यवाद कहते हैं ना। छायावादी मैंने शुरू में बताया था कि हमारे आत्मा और परमात्मा के संबंध सही है। हमारे छायावादी कवि वहाँ से ऊर्जा मिला जी, वहाँ से ऊर्जा मिला, एनर्जी। लेकिन उसको एकदम पूर्णतया नहीं, धीरे धीरे कुछ अंशों को ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില अंशങ്ങൾ मुझे मालूम, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ यस 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 सर कैन हिंदी में बोल सको, मुझे हिंदी आता नहीं। कोई बात नहीं, कुछ बातें मलयाളം में भी होनी है ना। ഛായാവാദി കവിതയിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതിൽ യൂറോപ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു കോളേജിയേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിച്ച ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആരാണ്? സുമിത്രാനന്ദൻ പാല. ഇലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം MA-ക്ക് പഠിക്കുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ശിവാധർ പാണ്ഡെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് കവിത എടുക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് വേർഡ്സ് വർത്തിനെ പറ്റിയും ഷെല്ലിയെ പറ്റിയും കീറ്റ്സിനെ പറ്റിയും കോളറിഡ്ജിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഈ ധാരയിലുള്ളൊരു കവിയായി മാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് പന്ത് തൻ്റെ ആത്മസംസ്മരണാത്മക ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 3 പേരും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ നല്ല ഗഹനമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയുള്ളവരായിരുന്നു. ജയശങ്കർ പ്രസാദ് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ നല്ല അടിത്തറയുള്ളതായിരുന്നു. ഹിമഗിരി കെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗപ്പ. പിന്നെ മഹാദേവി വർമ്മ സംസ്കൃതത്തിലെ MA ആയിരുന്നു, അതിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു. പിന്നെ നിരാലയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബംഗാളിയും ഈ ഫെൻറ്റാസ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. നിരാലയ്ക്ക് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിരുന്നിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. രാമകൃഷ്ണ മിഷനിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യം തർജ്ജമ ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു നിരാല. ഒരു കാര്യം തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ, പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊർജവും അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈശിഷ്ട്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പരാഗസംക്രമണം നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള സ്വന്തം കവിതയിലും വരും. छायावाद के अन्य कवियों के, प्रसुमन के अलावा अन्य कवियों का उल्लेख उनको उस आंदोलन के कुछ अंशों को ही उन्होंने अपनाया था. जैसे कि राम कुमार वर्मा जानकी वल्लभ शास्त्री को पंचम छायावादी कवि के रूप में
इतिहासकारों ने स्थान दिया है। फिर राम कुमार वर्मा के कई रचनाओं में छायावाद के तत्व घुल मिल जाते हैं। उर्वशी लिखने वाला कवि, कुरुक्षेत्र लिखने वाला कवि, दिनकर में कुछ अंश छायावाद के हैं, लेकिन उनमें राग के साथ साथ आग भी है, इसलिए उनको पूर्णतः छायावाद, उनके कुछ अंशों को उन्होंने अपना लिया था। फिर तो आज का ये क्लास हम इधर समाप्त करेंगे। फिर आप छात्रों ने जिस प्रकार के संदेह मेरे सामने प्रकट किए हैं, उसके लिए वो मेरे लिए भी उत्तेजक लगे हैं। मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। അറിവ് നേടുന്നത് ആഘോഷമാക്കിയ ഒരു മഹാഗുരുവാണ്. നേടിയ അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദി വിഭാഗം അധ്യാപകനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, മലയാളമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഒരാളെ കൂടി ലഭ്യമായേനെ. സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ കോളേജ് കാലത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയത്. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതി, അന്നത്തെ അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സാർ ഇന്നും ക്ലാസ് എടുത്തത്. പ്രസിദ്ധമായ കവിതയിലെ ഉദ്ധരണികൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരുടെ അതുപോലെയുള്ള കൊട്ടേഷൻസൊക്കെ ധാരാളം പറയും. ആർസി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, 92-ൽ MA-ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് സാർ എടുത്ത ക്ലാസ് കാമായിനി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കാമായിനിയുടെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അർത്ഥവും അർത്ഥതലങ്ങളും ഛായാവാദ് കാവ്യശാഖയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി സാർ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. പിന്നെ വളരെ ഒരു വലിയ മോട്ടിവേഷനായിരുന്നു സാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സഹജീവി സ്നേഹം, അത് സാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ഒരു പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നിലായാലും നമുക്ക് സാറിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറുള്ളത്. സാറിൻ്റേതായ ചില ശൈലികളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അനുകരിച്ച് പോകാറുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബഹുമാനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ്. ശരിക്കും സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അധ്യാപകർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ആർസു സാർ എന്ന അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ കുട്ടിയെയും മനസ്സിലാക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ കഴിവുള്ള കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനം നൽകും. നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷാർത്ഥികളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിന്നുള്ളത്. ആ പരീക്ഷാർത്ഥികളാക്കുന്ന അത് മാറി അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അധ്യാപകൻ തൻ്റെ ഒരു ജീവിത വ്രതമായി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെക്കുറെ പകർന്നു കൊടുക്കാനും സാധിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത. സാർ എപ്പോഴും പറയും, ലഘുദാസേ പ്രഭുതാമില്ലേ, എളിമയുണ്ടെങ്കിലേ മഹത്വം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹാനായ അധ്യാപകനാണ് ആർസു സാർ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. യാത്ര ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ആ സമയത്ത് അതാത് സ്ഥലത്തുള്ള എഴുത്തുകാരുമായിട്ടൊക്കെ അഭിമുഖവും അവരെ കാണാനും അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ. സ്ഥലം കാണുക എന്നുള്ളതല്ല. എ ഗുഡ് ലൈഫ് ഈസ് വൺ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ലവ് ആൻഡ് ഗൈഡഡ് ബൈ നോളജ്. സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധവും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിതവുമായ ഒന്നാണ് ഒരു സജ്ജീവിതം.